खासकर जो चौटाला परिवार है, इनकी जो आइडियोलॉजी है ना, इनकी आइडियोलॉजी यही है कि भाई लोगों को बहकाओ, समझाने तो बहुत औखे हैं लोग। कुछ निंद रहता हूँ राजनीति में तो के करागा काम धंधा भलेगा जैसे पहले, ये तो बहुत घटिया काम है। तुम्हारे बरगे ना साजा है, ये तो माँ जोड़ से रोज थारे बरगे खर्चे चका। कोई सिंगल आदमी भी पूरे हरियाणा के अंदर दीपेंद्र सिंह हुड्डा को बदतमीज नेता नहीं कह सकता। ओम प्रकाश चौटाला जी के बयान है कि भाई दीपेंद्र जैसा लायक और शरीफ लड़का हरियाणा की राजनीति में दूसरा नहीं। आपके संत के गोगी जी ने बिल्कुल बीज मारा है आई हुई सरकार का। इन लोगों ने जनभावनाओं को नहीं समझा। गोगी जैसे हो गए, चाहे नीरज शर्मा था, चलो वो हो गया, कोई भी है। हरियाणा के अंदर पैदल यात्रा किसने निकाली? किसने दीपेंद्र की भी थी, शैलजा ने भी निकाली थी। फिर शैलजा भी तो खुद को सीएम का दावेदार मान रही थी कि नहीं मान रही थी। दीपेंद्र हुड्डा का चुनाव होता पहला, जब कैंपेन पूरा सीकर पता 2-3 दिन पहले एक बयान आया था कि भाई आजकल तो अधिकारी भी सल्यूट मारने लग गया, अपनी सरकार आने वाली है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने अभय सिंह चौटाला को 19 विधायक दे थे। पार्टी का निशान भी अभय सिंह चौटाला को मिला था। वो अलग बात है कि अभय सिंह चौटाला अपने कर्म के, अपनी जुबान के चलते वो 2019 तक भी उनको नहीं संभाल पाए। वो बहुत से नेता ऐसे थे जो ये नहीं चाहते थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर बने। लास्ट लड़ाई है, इनको रोक दो, इसके पाछे बारी अपनी। एक बुजुर्ग के कहने मात्र से शैलजा मैडम की सारी टीम जिला स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहने लग जाए कि कांग्रेस को वोट मत पाइयो, भाई किसी के बेटे को सीएम बनना हो और 72 सीटें उसने बांटी हो तो वो कैसे भाई साहब अपने विधायकों को हरवा सकता है? हुड्डा साहब ने वोट नहीं मांगे गोगी के लिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बकायदा उनका नाम लिया था। वोट नहीं मांगे ना, राहुल गांधी जी ने हाथ मिलाने पड़े स्टेज के ऊपर। सारी बीजेपी, सारी इनेलो, सारी जेजेपी इकट्ठी होकर हुड्डा बाबू बेटा पे पूरे बदनामी कर रहे हैं। और हुड्डा बाबू बेटा कहाँ है? लोगों के बीच में है भाई साहब। एक बार खट्टर साहब डर गए। खट्टर साहब ने सोचा भाई हुड्डा हुड्डा और ये हुड्डा के प्लाट महंगे हो गए थे। खट्टर ने चक्का हुड्डा का नाम चेंज कर दिया कि भाई आपको चपरासी तक की बदली करवानी है तो फिर आपको खट्टर साहब को मिलना पड़ेगा, केंद्रीय मंत्री जाकर मिलना पड़ेगा। कर्नाटक का मिलकर जावा ना अब तय। अभय सिंह चौटाला या दुष्यंत चौटाला दोनों मिलकर चाचा भतीजा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टारगेट करके रखते हैं। ये सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट रहा उनके डाउनफॉल का भी यही था कि जो 10 सीट लेकर आया, अगर 10 सीट लेकर विपक्ष में बैठा है तो लोग वाई कराएं कि राज सीएम भी होता। विपक्ष में बैठने की नौबत ही ना आती कि चाचा भतीजा की लड़ाई ना होती। चाचा भतीजा का जूत बज रहा, उन्होंने दम की दी जैसे मेरे को दी थी वैसे अपने भतीजे को दे दी। भाई इनका तो जूत लगेंगे, मेरा पैर में जूत आता है। परली साइड दिग्विजय ने कह दिया कि भाई जूत तो मेरे तरते भी बड़ा हुआ है। पिछले 3 चुनावों के अगर वोट परसेंटेज देखा तो 6% से नीचे है। चुनाव निशान छिन जाएगा, मतलब ऐसा हो तो 2014 के अंदर चौधरी वीरेंद्र सिंह बीजेपी में जाकर शामिल हो गए। 10 साल तक बीजेपी के अंदर रहे। 10 साल तक वीरेंद्र सिंह घोगड़िया हो गया। वो लोग कांग्रेस पार्टी के लिए मेहनत करते रहे। ये जब काके ताऊ मना लिए तो भी बड़ा चौधरी वापस आ गया। आम परिवार का बच्चा हूँ। मेरे पापा 3 किले के जमींदार थे, एक्सपायर हो चुके हैं। छाती ठोक कर खड़े हो जाओ, कोई लड़की से डरने की घबराने की भी बात नहीं। मेरे को कोई डर नहीं है, कोई बात नहीं। मैं तो अपने तो जिंदगी में भाई अपने तो काम ही यही करना है और अपने काम ही नहीं कुछ पकड़ा है ना। क्या बात है। चलो, स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ फ्रेम में बैठे हैं मिस्टर विक्की धारीवाल, जो पीयू में पीएचडी स्कॉलर हैं और हरियाणा की राजनीति को बड़े अच्छे से समझते हैं। तो फिलहाल मैं राजनीति की बातें करने के लिए ही, फिलहाल की सिचुएशन समझने के लिए ही आज मैंने इनको यहाँ पे इनवाइट किया। सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये टीम दीपेंद्र के बड़े खास सदस्य हैं और मेरे भी काफी अच्छे जानकार हैं। तो बातचीत शुरू करांगे हरियाणवी में। विक्की भाई राम राम। राम राम भाई साहब, आपके सभी दर्शकों को भी राम राम। और आज मेरे भाई का ये पूरा सिस्टम देख के बड़ी खुशी हुई भाई। बहुत अच्छा आपने व्यवस्था की हुई है, अच्छे पॉडकास्ट करते हो। चर्चा कर रहे थे आप वैसे कदा हो भाई साहब बैठो मां यार, आपने तो जितनी समझ है राजनीति की फिलहाल हरियाणा का चलो मेरी ज्यादा उम्र भी नहीं है, लेकिन मेरी उम्र के हिसाब से आप बस देखो भी अपना तजुर्बा आपको बता दूंगा। आपने पसंद आओगा कि नहीं कहा होगा वो आपके दर्शकों ने पसंद आओगा। तजुर्बा तो आपके बड़े चर्चे हैं, मैंने देखे हैं काफी सारे। तो तजुर्बे के कारण ही मैंने आपको यहाँ बुलाया। चलो बाकी अपनी बातचीत बाकी लोग बताएंगे भाई। क्या कुछ चल रहा है आजकल? भाई कुछ नहीं चल रहा। मैं पीएचडी कर रहा हूँ आजकल पंजाब यूनिवर्सिटी में, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में। और बस अपनी पहला बात हुई थी, अब हरियाणवी में बोलना है। चलो कोई नहीं, हरियाणवी में बोल पड़ाएंगे। तो भाई पीएचडी चल रही है पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो आजकल पीएचडी पे ज़्यादा फोकस है। राजनीति में अभी थोड़े दिन पहले चुनाव हुआ है। चुनाव में पूरे एक्टिव थे आप? हाँ, चुनाव में एक्टिव थे। आगे भी जब चुनाव आएगा तो बिल्कुल एक्टिव होंगे। अभी थोड़ा समय है, सरकार को भी समय देना चाहिए भाई। चलो सरकार के भी कारस्तानी लोग देख लेंगे कैसी सरकार हमने चुनी है। तो अभी क्रिटिसिज्म का भी टाइम अभी शुरू हुआ है, अभी शुरू कर देंगे हम क्रिटिसिज्म करना भी। क्रिटिसिज्म
करना तो कौन देंगी बीजेपी सरकार? चलो बीजेपी तो कौन है रोकने वाली, बीजेपी जो काम करेगी लोगों को उनके बारे में बताना हमारा काम है। हम भी बताएंगे, हम लिखेंगे, जितना हमसे बोला जाएगा हम बोलेंगे, क्योंकि ये जो लोकतंत्र है ना मेरे भाई, ये लोगों द्वारा अर्जित लोकतंत्र है। बहुत मेहनत करके इस लोकतंत्र की स्थापना की गई थी। कई सालों लड़ाई लड़ी, कभी मुसलमानों से, कभी अंग्रेज़ों से, है ना। बहुत लंबे समय तक संघर्ष करने के बाद अपने को लोकतंत्र मिला। इस लोकतंत्र में फिर वोट का जो अधिकार था, वोट के अधिकार के द्वारा हम अपनी सरकार को चुनते हैं। और सरकार को चुनने के बाद हम सरकार से पूछने का अधिकार हमारा खुद संविधान ने दे रखा है। तो जिसको हमने वोट दिया है ना, उससे पूछो। और मैं एक स्टूडेंट होने के नाते, छात्र होने के नाते, मैं अपनी जिम्मेदारी मानता हूँ। ये भी नहीं मानता कि मैं पॉलिटिकली एसोसिएटेड हूँ, उसकी वजह से भी नहीं, लेकिन मैं आम नागरिक होने के नाते भी इस बात को मानता हूँ कि भी हर एक पढ़े लिखे आदमी को सरकार से सवाल करने का अधिकार है। और किसी भी मुद्दे पे जो उसको गलत लगे उस पर सरकार से सवाल करना चाहिए। बोल का करो तो बहुत अच्छा है, नहीं लिख का करो। पीएचडी फिर आप पॉलिटिक्स में करो हो? नहीं, मैं साइकोलॉजी में करता हूँ, मनोविज्ञान में करता हूँ। टीचर्स पे है मेरी साइकोलॉजी। इंटरेस्ट आपका छात्र राजनीति में है और पीएचडी करो पॉलिटिक्स? मेरा शुरू दिन से मैं एक आम परिवार का बच्चा हूँ। मेरे पापा 3 किले के जमींदार थे, एक्सपायर हो चुके हैं। और मेरा इंटरेस्ट है राजनीति में, नॉट छात्र राजनीति में। छात्र राजनीति का तो यह है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में रहते हैं तो वहाँ पर अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी सही लड़का है तो उसके साथ खड़े होने का भी अपनी जिम्मेदारी बनती है। ये नहीं है कि हम पंजाब यूनिवर्सिटी में राजनीति ना करें और यहाँ आकर हम राजनीति पर मैं आपको ज्ञान पे लेने लग जाऊँ तो फिर मैं आपको भी अच्छा नहीं लगूंगा। लेकिन मेरा मानना है कि भाई जहाँ भी आप हो वहाँ पर उस व्यवस्था के खिलाफ, कोई भी गलत व्यवस्था के खिलाफ अगर कोई भी बोल रहा है तो उसके साथ खड़े होना। ची गुवेरा जी कहते थे, एक कामरेड होते थे ची गुवेरा जी, उन्होंने कहा है कि भाई दुनिया धरती पे के किसी भी कोने में किसी भी इंसान के साथ अगर गलत हो रहा है और उसके साथ आप बोल सकते हो और आप बोल रहे हो तो आप जिंदा हो। तो भाई जिंदा होने की निशानी यही है कि आप जहाँ भी हो तो गलत के खिलाफ बोल लो, सही के साथ खड़े हो जो, छाती ठोक कर खड़े हो जो। कोई मतलब किसी से डरने की घबराने की कोई बात नहीं है। आजकल डराने वाली चीज़ें बहुत सारी आ गई। नहीं, वो तो खैर बीजेपी का जो शासन है, बीजेपी के शासन के अंदर राहुल भाई ऐसी व्यवस्था हो गई है। जो हरियाणा वुमेन सिक्योरिटी में नंबर 1 था, इंडस्ट्रियल हब बन गया था और रोज़गार की व्यवस्था इतनी ज़बरदस्त थी कि भाई हर किसी को रोज़गार था पूरे हरियाणा के अंदर। कब की बातें कर रहे हो? ये 2004 से लेके 2014 तक, जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज था तो प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति निवेश में हरियाणा नंबर 1 था। आप भी हुड्डा की बात पकड़ रहे हो वैसे? नहीं, हुड्डा की बात तो भाई देखो, एक बात बताओ, हुड्डा साहब भी हर एक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वर्ड जरूर, ये 3 टर्म जरूर बोल रहे हैं। भाई जी एक बात बताओ, अब जो कोई आदमी चोरी करागा तो चोरी की बात करागा, कोई आदमी बढ़िया बात करागा तो बढ़िया बात करागा, किसी आदमी ने विकास किया तो फिर वो विकास की बात करागा। तो वो तो एक बार खट्टर साहब डर गए। खट्टर साहब ने सोचा भाई हुड्डा और ये हुड्डा के प्लाट महंगे हो गए थे तो खट्टर ने चक्का हुड्डा का नाम चेंज कर दिया, HSI डिस्ट्रिक्ट रख दिया। तो फिर हुड्डा साहब ने उनको बड़े मतलब कटाक्ष किया था, तो बड़ा सोना कटाक्ष था वो, मेरे को बड़ा अच्छा लगा, शायद आपको भी अच्छा लगा होगा कि भाई खट्टर साहब वो है HUDA, अच्छा, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। मैं हूँ HOODA, हरियाणा ओवरऑल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो भाई वो तो ओवरऑल डेवलपमेंट की थी उन्होंने हरियाणा की। देखो ये भी सच है कि शायद अगर आप आज मेरी उम्र के हो तो शायद आपने वो राज देखा है। भाई जो अपने से बड़े हैं उन्होंने औरों के भी राज देखे हैं। उन्होंने चौटाला राज भी देखा है। चौटाला राज के अंदर गुंडागर्दी की सिचुएशन बिल्कुल ऐसी ही थी जैसी आज खट्टर इसके नायब सिंह सैनी के राज में है, खट्टर के राज में है। दोनों का ही राज मान का चालो आप, दोनों के राज है। किसी दोनों किस तरह खोल के बताओ थोड़ा। एक CM है, एक सुपर CM है, ये तो सच है। और ये बात मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल मैं नहीं कह रहा, पूरा हरियाणा कह रहा है कि सबको पता है कि भाई आपको चपरासी तक की बदली करवानी है तो फिर आपको खट्टर साहब को मिलना पड़ेगा, केंद्रीय मंत्री जाकर मिलना पड़ेगा ना, करनाल आके मिलकर जाओ ना। आप तय तुम्हारा तो करनाल में आता है भाई, तुम तो CM सिटी के आदमी हो। अच्छा, तो मतलब पूरी तह तक जा रहे हो? नहीं, सारे जा रहे हैं, मैं नहीं जा रहा। बीजेपी का 12 में और राजनीति का 12 में। मेरे हिसाब से हरियाणा के हर चौराहे पर बात होती होगी, हर बुग्गी बैठे आदमी हरियाणा की राजनीति पर चर्चा करता है, उसमें मैं कोई अलग नहीं हूँ। लेकिन वहाँ तक क्या निकाल लिया फिर, जब बुग्गी वाली बात था आपने क्या निकाल लिया?
भाई बुग्गी वाली बातों का तो यही है भी भाई लोगों ने पता है कि भाई क्या चल रहा है कुछ, लेकिन कुछ लोग हैं अपने जो ग्रामीणांचल के जो लोग हैं, अपने सीधे बोले जो लोग हैं, उनको बहुत मिसगाइड भी कर दिया जाता है, नो डाउट। लेकिन यह नहीं है मेरे भाई इसमें कि भाई हरियाणा के लोगों को पता नहीं, हरियाणा के लोग बहुत समझदार हैं। और मेरे हिसाब से जो दूसरे स्टेट में मैं तो बहुत भ्रमण भी करता हूँ, मैं राजस्थान बहुत जाता हूँ, पंजाब बहुत जाता हूँ, उत्तर प्रदेश बहुत जाता हूँ। किस काम से या खुद वैसे ही मेरे दोस्ती बहुत है, यारी दोस्तियाँ बहुत है मेरी। मैं 15 सालों से यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, पहले कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी रहा हूँ, फिर अभी पंजाब यूनिवर्सिटी हूँ। तो यारी दोस्ती का सर्कल बहुत अच्छा है, तो आना जाना लगा रहता है, किसी काम धंधे से भी चले जाते हैं। तो वहाँ लोग कहते हैं कि भाई हरियाणा के लोग काफ़ी समझदार हैं और पॉलिटिकली तरीके से तो काफ़ी समझदार माने जाते हैं, लेकिन कुछ धोखे हो जाते हैं। हरियाणा के लोग जो है ना साफ दिल के हैं। धोखे तो हरियाणा के लोग पिछले 5 साल में, मतलब अगर 19 तले 18-19 तले लेकर 25 तक की बात करा, धोखे तो हरियाणा के बहुत खाए हैं। हाँ खैर धोखे तो पॉलिटिकल हरियाणा के लोगों ने खाए हैं, राजनीति पता है, पॉलिटिकल धोखे भी बहुत खाए हैं, ऐसी बात नहीं। चर्चा कर ले उस धोखे की भी, बिल्कुल करनी चाहिए भाई। तो क्या आपके मन में उन धोखे ने लेकर? वो तो भाई मेरा मन में तो यही है कि भाई 2019 में जब हरियाणा के लोगों का मेरे हिसाब से पूर्णतः एक मत था कि भाई इनेलो की सरकार आएगी, इनेलो की सरकार आएगी। 2018 के अंदर ऐसी बात थी कि भाई शायद 70-75 सीट ना ले जाए इनेलो वाले। हाँ, तब चौटाला परिवार के बीच में अणबण शुरू होगी, चाचा भतीजा की लड़ाई शुरू होगी। और हमारे जैसे, हम भी उस वक्त लोकदल में थे, हमारे जैसे उस वक्त लाखों कार्यकर्ताओं का जो सपना था सरकार बनाने का बीजेपी के खिलाफ, वो टूट गया। फिर वैसे दुष्यंत की वास्तव में लहर थी उस समय। चलो दुष्यंत की लहर थी, इनेलो की भी लहर थी। दुष्यंत उस वक्त युवा नेता था, युवा जनसभाएं कर रहा था, युवा पंचायत कर करके उसने लोगों को जोड़ा था, लोगों को पसंद भी आया था। इन्होंने मतलब इस बात को ये ना, मतलब एक बात मैं मानता हूँ, मैं आज मैं बेसिक कांग्रेस में हूँ, दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हूँ, लेकिन ये मानता हूँ कि भाई IT सेल के मामले में ये परिवार या ये दोनों पार्टियां लगा लिया कि मैं एक ही परिवार गिनाता हूँ, इनको मैं अलग अलग आज भी नहीं मानता। लोग बेशक मानते हैं, मुझे पता है कि ये बहुत गहरे राजनीतिक समझ वाले लोग हैं, उनसे वो गलती हुई है ये, लेकिन बहुत सोच समझ के करते हैं, गलतियाँ भी करते हैं। तो IT सेल के मामले में इनेलो की IT सेल होगी, JJP की IT सेल होगी, काफ़ी सक्रिय होती थी। तो इस बात को लोगों में पहुंचाने में काफ़ी सफल रहे थे कि भाई जो दुष्यंत है ना वो देवीलाल जैसा है। वो अलग बात है कि भाई बाद में लोगों ने की जो उम्मीद थी, जो लोगों की जो भाई ये था कि भाई ये तो वैसे वैसे काम करागा, उन्हें नहीं करे तो लोग गाड़ियाँ भी शायद उसी हिसाब से बराबर कर दे रहे हैं। सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट रहा उनके डाउनफॉल का भी यही था कि जो 10 सीट लेकर आया, अगर 10 सीट लेकर विपक्ष में बैठा है तो लोग वाई कराएं कि राज CM भी होंदा नहीं। चलो मैं तो ये नहीं कहता, मैं तो ये कहता हूँ कि विपक्ष में बैठने की नौबत ही ना आती, अगर चाचा भतीजा की लड़ाई ना होती। अच्छा, आप तो उससे पहले जा रहे हो। मैं तो 2018 पे जा रहा हूँ, मैं तो अक्टूबर 2018 पे जा रहा हूँ, जब 11 क्या होंदा अगर मतलब ये जोड़ी ना टूटती। 25 सितंबर 2018 की रैली, गोहाना रैली के अंदर इनकी अणबण हुई, ठीक है। इन्होंने बड़ा बनाया राज जगह बीजेपी की जोड़ी में पा दिया। आज ये बेशक कांग्रेस को गालियां देते हो, अभय सिंह चौटाला या दुष्यंत चौटाला दोनों मिलकर, चाचा भतीजा और पूरा ही परिवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टारगेट करके रखते हैं कि भाई मतलब तिन्ना आया हुआ राज को उसको दे दिया। ये अपने पे नहीं जाते हैं कि 2019 में जब लोगों ने आपकी भी सेम टू सेम हवा थी, भाई आप पे भी लोगों पे सब्र नहीं होया। अब ये कहते हैं कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो मुख्यमंत्री बनने के लिए और भाई गड़बड़ कर रहा था। भाई वो तो कर रहा था कि ना कर रहा था वो तो बाद की बात है। उन्होंने तो 72 सीट बांटी, उसको तो 35-36 जीत कर रहे हैं, तो उसके साथ आज भी 35 विधायक हैं। तेरे साथ तो तेरा मतलब तो मैं बड़े बाइज्जत नाम लूँगा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने अभय सिंह चौटाला को 19 विधायक दे थे। 19 विधायकों में शायद एक तो फोगाट भाग गया था दादरी वाला, और एक शायद नैना चौटाला भाग गई थी, और एक अनुपदान था विधायक था, नहीं था वो मेरा को भी याद नहीं, एक ये भाग गया था 14 के चुनाव बाद 2019 में जब इनका जो परिवार इनका अलग होया। तो 14 में 19 सीट आई थी ना। तो 25 सितंबर के बाद अक्टूबर 10 थी, पता नहीं 11 तारीख थी, जींद के अंदर अजय सिंह चौटाला ने रैली करी। रैली भी क्या करी, एक जनसभा बुलाई, काफ़ी लोग उसमें पहुंचे
और वहाँ पे उन्होंने कहा कि भाई आज हम पार्टी का डंडा और झंडा अभय सिंह चौटाला को देते हैं, और सारे विधायक भी अभय सिंह चौटाला को मिले थे, पार्टी का निशान भी अभय सिंह चौटाला को मिला था। वो अलग बात है कि अभय सिंह चौटाला अपने कर्म के, अपनी जुबान के चलते वो 2019 तक भी उनको नहीं संभाल पाए, वो सारे भाग गए थे। अच्छा, फिर 2019 का जो फैसला है वो आपके सामने है कि इकलौता विधायक बना था अभय सिंह चौटाला इनेलो से। लेकिन हवा दुष्यंत की थी तो दुष्यंत 10 विधायक बनाकर वो बीजेपी के साथ सरकार में रहा, वो आपने भी देखा। लोगों की उम्मीद थी कि भाई चलो साथ लड़ गया, कोई बात नहीं, हमारे काम करेगा। चलो वो जितना कर पाया ना कर पाया, पब्लिक ने उनका रिपोर्ट कार्ड उनको दे दिया। आज वो मतलब 1.1% से भी नीचे कम वोट, हाँ कम वोट पड़ी उनको, वो उनका रिपोर्ट कार्ड जनता ने उनको दे दिया। अब अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाई अपना वो करने के लिए भाई आज नुकसान कर दिया, जबकि बिल्कुल निराधार आरोप हैं, किसी को सीएम बनना हो। रैली भी होने वाली है उनकी 25 को, कोई नहीं रैली, उसके बारे में बड़ी चर्चाएं जोरों पर हैं। नहीं, रैली करने का अधिकार सबको है, जहां मर्जी करो, चाहे यहाँ छोड़कर जिनका आम जन में चर्चा रोहतक में क्या है, उड्डा गढ़ तोड़ने खतरा रैली हवा नहीं, कहीं मर्जी करो, गढ़ गुड़ तो किसी का नहीं टूटता, ये तो उनको वहम है। मैं आपकी नॉलेज के लिए अत्रीजी एक बात बता देता हूँ, ये तो कुछ नहीं है, ये एक IT सेल की पार्टी है। इनके जितने वर्कर है ना वो सारे के सारे सोशल मीडिया पे हैं, वो सारे के सारे रैली में हैं। मैं खुद रहा हूँ लोकदल में, मुझे पता है कि रैली तो ये पिछले 2005 से 2025 हो गया, पिछले 20 साल से इनेलो की रैलियों की बराबरी कोई नहीं कर सके आज तक। लेकिन उनको वोट में बदलना भी एक चैलेंज होता है राजनीति के अंदर, वो ये आज तक सफल नहीं हो पाए। उसके पीछे के भी कई रीजन होते हैं। राजनीति में ना कोई भी आपके दबाव में नहीं रहता भाई। अगर आप भी अपने ऑफिस के किसी भी आदमी को आप साथ रख रहे हो, बेसिक उसको तनख्वाह भी दे रहे हो, अगर आप उसको हड़का कर धमका कर बात करोगे ना तो वो आपके साथ उतनी वफादारी से काम नहीं करा होगा, शायद जितना मोहब्बत से बोलने से करे, प्यार से बोलने से करे। लेकिन जो अभय सिंह चौटाला जी हैं, इनकी जुबान का ही हिसाब किताब शायद सारे पूरे हरियाणा को पता है कि भाई हड़का क्या बोलते हैं, बदतमीजी बड़ा लहजा इनका एक आम। लेकिन कार्यकर्ता बहुत है, कार्यकर्ता वोट नहीं देने वाला अलग बात है। कार्यकर्ता क्या है भाई, अब मैंने आपको बता तो दिया, अभी जो है ना वही सोशल मीडिया पे है, वही रैली में है। मान ली रैली में अगर 10,000 लोग जा रहे हैं तो कि 10 के 10,000 सामने आएगा, फेसबुक पर कमेंट कर दे पाए, समझा। कांग्रेस में ऐसा नहीं है और शायद बीजेपी में भी ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ बीजेपी को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि भाई जो लोगों की नेचर है, जिस नेचर के लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। अब यहाँ कांग्रेस में बहुत ऐसे हैं कि भाई लोग ठीक है जुड़ रहे हैं, वोट दे देते हैं, लेकिन प्रचारक नहीं है। अब इनेलो के तो वर्कर प्रचारक हैं, चलो इनेलो के लिए तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो वोट में नहीं बदल पाना भी इनका एक बड़ा फेलियर रहता है। चलो हमारी तो शुभकामनाएं हैं भाई, कोई बात नहीं। कोई अगर राजनीति के क्षेत्र में कोई भी अगर मेहनत करा है तो उसको अगर लोग साथ देवें तो ठीक है, उसको शुभकामनाएं है भाई, वो तो करना चाहिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं। एक बात और, जैसे हरियाणा में क्या है ना, पॉलिटिकल मुद्दे उठे हैं, 15-20 दिन एक महीना पर टॉपिक अखबार न्यूज बनाए हैं, फिर दबजे हैं। एक मुद्दा था वोट परसेंटेज वाला इनेलो का, कि भाई अगर पिछले 3 चुनावों के अगर वोट परसेंटेज देखा तो 6% से नीचे है, तो वो कई पार्टी का निशान छीने, चश्मा तो खड़ा है मेरे पहन रहा हूँ। नहीं पता अगर चुनाव निशान छीन जाए, अगर मतलब ऐसा हो तो नहीं। इनेलो पार्टी ऐसी की ऐसी अभी भी इस परिवार को सिर्फ चुनाव निशान ही इनाम में नहीं मिला है, इनको तो बहुत कुछ इनाम में मिला हुआ है। ऐसा क्या? आप अभी के अभी जेमिनी पे जाओ, आप उस पर अभी के सर्च करके देखना। देखो मेरी रिक्वेस्ट आपसे कि भाई अभय सिंह के ऊपर आय से अधिक संपत्ति कितने मामले दर्ज हैं, अभी सर्च करके देख लो। आप भी कर लो ना, भाई मैं करके दिखाता हूँ आपको। भाई अभय सिंह चौटाला के आय से अधिक संपत्ति कितने वो हैं, अभय सिंह चौटाला पर आय से अधिक संपत्ति कितने मामले दर्ज हैं। नेट कमजोर चल रहे हैं। अभय सिंह चौटाला पर आय से अधिक संपत्ति डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स के कई मामले चल रहे हैं। ये मामले सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी जैसी एजेंसियों द्वारा दर्ज किए गए हैं। मुख्य जानकारी। आरोप। सीबीआई के आरोप पत्र के अनुसार अभय सिंह चौटाला के पास साल 2000 से 2005 के बीच उनकी ज्ञात आय से 522% अधिक यानी 119.69 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। अन्य आरोप। प्रवर्तन निदेशालय ईडी भी। चलो एक बहुत लंबी फेरिस्त है ऐसे ऐसे मामलों की, इस पूरे परिवार पे किसी पे कहीं दुष्यंत का नाम मिल जाएगा, कभी किसी का नाम मिल जाएगा। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, अखबारों में पढ़ा है तो भी बहुत ऐसे मामले हैं जो इनके दबे पड़े हैं।
अभी देखो, जितनी अभी बात है देखो, नहीं। कोई और पार्टी होती है, अगर कोई और पार्टी होती है, उनको उस पार्टी को पिछले 4 चुनावों में अगर 6% से कम मिलता था तो इनका तो चुनाव जो चश्मे का जो निशान है ना इनका, वो खुश जाता। लेकिन ये इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं बीजेपी के फायदे का काम कर रहे हैं, इसलिए बीजेपी का नुकसान नहीं करना चाहती। बीजेपी सोच रही है कि भाई ये तुम्हारा ही काम कर रहे हैं। आप खुद दिल पाथ रखकर सोचो कि करनाल का जो जिला परिषद का चेयरमैन है वो किस पार्टी का, सच बताना। बीजेपी का है। मैं कैथल से हूँ, कैथल के जिला परिषद का चेयरमैन बीजेपी का है। आप अंबाला पता कर लो, पहले दुष्यंत का था। दुष्यंत फिर सरकार में था। हाँ, दुष्यंत फिर वो सरकार में था, सरकार का आदमी ही मोस्टली मेरे हिसाब से, मैं ज़्यादा तो नहीं कहता, मेरे हिसाब से 22 में से 21 जिलों में और जिला परिषद के चेयरमैन शायद सरकार के हैं, सरसा को छोड़कर, जहाँ तक मेरी जानकारी है। हो सकता है कि मैं एक आध डिस्ट्रिक्ट में गलत हूँ, लेकिन मेरी जहाँ तक जानकारी है कि ऐसा नहीं है। नगर परिषद के और जिला परिषद के चेयरमैन मोस्टली सरकार के हैं। अविश्वास प्रस्ताव आया जिला परिषद सिरसा के अंदर, दबा दिया गया। ये खट्टर साहब से, कौन थे ये? कर्ण चौटाला वहाँ पे? कर्ण चौटाला है, अभय सिंह के बेटे कर्ण चौटाला वहाँ से हैं। तो इन्होंने दबा दिया और उस मुद्दे को आज तक वो चेयरमैन। क्या मुद्दा दोबारा बताइए ये वाला? अविश्वास प्रस्ताव आया था उनके अगेंस्ट। अच्छा, तो ये खट्टर से मिले, आज तक वो चेयरमैन है। मई बाबू बेटा जाके खट्टर से मिले, आज तक वो चेयरमैन है। उसमें खट्टर साहब सीएम थे उस वक्त, खट्टर साहब सीएम थे। तो मैं ये मानता हूँ खट्टर साहब सीएम भी नहीं है तो खट्टर साहब तो वैसे ही सीएम है, सुपर सीएम है भाई। ये तो आपको भी पता होगा, आप करनाल से, आपको पता होना चाहिए है। अगर आप जानबूझ के इस बात को टाल रहे हो तो फिर वो तो तेरी बात है भाई। लेकिन मैं कहता हूँ कि चलो, मैं ये नहीं कहता कि ये गलत है, पॉलिटिक्स में सब होते हैं, लेकिन ये सब अपना सब कुछ करके अपने आप में कुछ गलत करता रहूँ, अपने आप में सरकार से फेवर लेता रहूँ। और फेवर भी एक नहीं, अनेकों फेवर हैं भाई। सिक्योरिटी गार्ड मिल रहे हैं सारे परिवार को, कोई विधायक हो ना हो, सबको मिल रहे हैं। ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड पे बिके पड़े हैं। मतलब मैं ज़्यादा छोटी बात करूँगा नहीं, फिर भी बाद में फिर धमकियों पे उतर आते हैं। फिर धमकी देने लग जाएंगे भाई, हैं भाई यू छोरा है सटा है, यू है भाई, पता नहीं मेरे परिवार का बारे में क्या कहेंगे, मेरा बारे में क्या कहेंगे। तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं, जितनी ये बात अपनी ऑन लग रही है। अच्छा, जो आजकल पॉलिटिक्स में चल भी रहा है, कांग्रेस और एनएलडी, साथ में थोड़ी बहुत जेजेपी भी आपस में लड़े हैं, आपस में लड़ने लग रही है। वो आरोप प्रत्यारोप लगाने लग रहे हैं। ये रैली लेके नहीं, कांग्रेस नहीं लड़ती। राहुल भाई, मैं क्या कहता हूं, विक्की भाई मेरी बात सुनो पहले। तीनों पार्टियां आपस में आरोप प्रत्यारोप लगा कर चलने लग रही हैं, लेकिन कोई भी पार्टी बीजेपी के खिलाफ मतलब स्टैंड नहीं ले रही। खिलाफत में ओपोजिशन कैसा होता है, स्टैंड नहीं ले रही। अगर तीनों पार्टी इकट्ठी मिलकर बीजेपी के खिलाफ स्टैंड ले ना, तो भाई इकट्ठे मिलते तो इनकी चेयरमैनी चली जाएगी, इकट्ठे मिलते तो रानिया में दोबारा रिकाउंटिंग हो जाएगी, इकट्ठे मिलते तो भाई इनकी सिक्योरिटी खुल जाएगी। बहुत सांग है भाई, कोई इनके भी डी के में खुल जाएंगे। इकट्ठे तो यहाँ हो ही नहीं सकते। ये कांग्रेस के साथ इन्होंने तो टेंडर उठा रखे है भाई, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन है इनके तो आपस में कि भाई तेरे को तो सुबह शाम। और एक कमाल की बात और बताऊँ मैं आपको, कांग्रेस को भी कुछ नहीं कहते भाई। कांग्रेस में सबसे मजबूत लीडर कौन है आज की डेट में? भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ लगे रहे, पूरा टेंडर उठा रखा है। चाचा भतीजा बुआ बहन जितने भी है ना, कांग्रेस भी तो आपस में लड़ने लग रही है। चलो देखो, कांग्रेस आपस में लड़ रही है तभी तो सरकार नहीं बना पाई। मैं कोई कांग्रेस का ऐसे थोड़ी नहीं कह रहा हूँ कि भाई कांग्रेस बिल्कुल सही कर रही है। कांग्रेस के बहुत लीडर हैं ऐसे कि जिन्होंने गलत फैसले करे हैं। आपके यहाँ पसंद से हो, आपके असंद के गोगी जी ने बिल्कुल बीज मारा है आई हुई सरकार का। जब पर्ची खर्ची का मुद्दा, कोई पर्ची खर्ची के मुद्दे पे कोई सरकार और मौजूदा सरकार चुनाव लड़ रही है, पूरा कैंपेन ही कैंपेन ही पर्ची खर्ची के खिलाफ, और आप यहाँ खड़े हो का स्टेज पे वोट का बदले नौकरी बांट रहे थे आप। नहीं, ये तो घर भरने वाला बयान था, वो तो फरीदाबाद में था, पर्ची खर्ची वाला। इन्होंने यही थे, कौन थे? यही तो लोग थे। गर्व एक ही बयान था, बहुत ऐसे बयान मिल जाएंगे आपको। अभी नहीं, ये तो मान लो अभी अतरे भाई यहाँ वाला तो मान लो ये शैलजा के करीब भी हैं भाई। वो किसके करीब हैं? फरीदाबाद तो उड़ा साहब के करीब भी थे वो फरीदाबाद में। फिर वो कौन से जीते? वो ऐसे लोग, चाहे कोई भी, मैं उनको भी फेवर नहीं करता हूँ भाई। इन लोगों ने जनभावनाओं को नहीं समझा। गोगी जैसे हो गए, चाहे नीरज शर्मा था, चलो वो हो गया, कोई भी है, इन्होंने अपने उस पर रखा कि भाई
अपनी सेटिंग बनाओ, बाकी कोई बात नहीं, पूरा कैंपेन खराब कर दिया। दीपेंद्र सिंह हुड्डा बैठ कर भर्ती विधान को पढ़ रहे थे। भर्ती विधान के अंदर ये था कि भाई कोई भर्ती कैसी होगी कि हम उसके लिए एक स्पेशल ओएसडी नियुक्त करेंगे, हम एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर, फिक्स्ड टाइम ड्यूरेशन के अंदर हम एक भर्ती प्रक्रिया को पूरा करेंगे। भाई क्लियर तरीके से भाई पेपर के बेस पर ही एक बिना पर्चे बिना खर्चे के आपको भी नौकरी की व्यवस्था कांग्रेस की सरकार में की जाएगी। उन्होंने भर्ती विधान को पढ़ा, एमडीओ के गेट नंबर 2 के सामने एक पैलेस के अंदर प्रोग्राम था, मैं वहां मौजूद था। उनकी वीडियो वायरल हुई, बिल्कुल हुई। लेकिन कुछ कांग्रेसियों को लगता था कि भाई अब की बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार नहीं बननी चाहिए, क्योंकि अब की बार अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार नहीं बनी तो अगली बार तुम्हारा तुक्का लग सकता है। अब अपने स्वार्थ के चलते जनता जनार्दन के साथ धोखा करना कोई अच्छी बात नहीं है, चाहे वो कोई भी है। ठीक है, वो मैं ये नहीं कहता कि मैं भाई वो नीरज शर्मा था कि कुलदीप शर्मा था कि कौन था, वो जो भी थे वो गलत थे। मैं ये कहता हूँ जो भी लोग थे वो गलत थे, उन्होंने जनता के साथ धोखा कराया, जनता की भावनाओं के साथ धोखा कराया, वो गलत कराया। लेकिन अब सारा ही सौदा दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भर्ती विधान पढ़ा, मैं आपको वीडियो दे दूंगा, भर्ती विधान पढ़ा था, उसमें सब कुछ था कि भाई बिना पर्ची बिना खर्ची की वो होगी, पारदर्शिता के साथ, मतलब फ्यूचर प्लानिंग कर रहे थे सरकार बनने के बाद की। भाई आप अपने जब आप चुनाव में जाते हो तो ये तो बताओगे कि भाई मैं सरकार में आने के बाद में ये करूंगा, तो वो ये बता रहे थे कि मैं भर्तियों का ऐसे करूंगा, भर्ती विधान था उन्होंने बताया। उसके बावजूद भी अगर कोई कैंडिडेट आकर अपने हल्के में आकर फिर हल्का, सिर्फ वो बात, आज की डेट में सोशल मीडिया का जमाना है, बात तो सिर्फ हल्के और घर तक तो नहीं रहती, बात तो फिर लोगों में जाती है, बात लोगों में, बीजेपी की आईटी सेल में भी जाते हैं, बीजेपी की आईटी सेल में भी जाते हैं, इनेलो की आईटी सेल भी, फिर उन्होंने ये तो तीनों शक्तियां एक साथ लड़ रही थी ना भाई। जिनका आईटी सेल पे पकड़ है, आईएनएलडी की आईटी सेल पे पकड़ थी, बीजेपी की आईटी सेल पे पकड़ थी, जेजेपी की आईटी सेल, कांग्रेस के लोग आईटी सेल में इतने मजबूत नहीं है, मैं बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन इनकी पकड़ थी तो इन्होंने बिल्कुल कोलैब करके पूरी पावर को कोलैब किया, पूरी पावर के साथ उन चीज़ों को जनता के बीच में पहुंचाया, कुछ एडिट करके पहुंचाया, कुछ रियलिटी भी थी। मैं ये भी नहीं कहता कि सब कुछ वो था, लोगों में अपने जो लोग खिलाफ जाना चाह रहे थे वो चले गए। फिर और भी बहुत गेम हुए हैं, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ इन्हीं बातों पर सरकार ने, बहुत से ऐसे और गेम हुए हैं भाई वोट चोरी हुई है, टिकट चोरी हुई है, टिकट भी चोरी हुई है। अब टिकट चोरी हो लगा लो भाई। एक बात बताओ आप, अब कहाँ टिकट चोरी हुई, कौन अब चित्रा सरवारा की टिकट काटना कोई मतलब में कोई समझदारी की बात नहीं मानता हूँ, जिसने भी कटवाई गलत कटवाई, ठीक है। और वही लोग रो रहे थे कि जस्सी पेटवाड़ को टिकट क्यों दी गई। भाई अगर जस्सी पेटवाड़ पिछले 10 साल से 5 साल से मेहनत अपने हल्के में कर रहा है, लोगों के बीच में जा रहा है, तो उसको टिकट नहीं दे रहे आप। चित्रा सरवारा जो भी इतने साल से मेहनत कर रही है, पिछले 2 चुनावों में आपने देख लिया कि वे 20-20, 25-25, 30-30 हज़ार वोट लेकर जा रही है, तो उसकी टिकट आप काटना चाह रहे हो। भाई आप शारदा राठौर की टिकट काटना चाह रहे हो, भाई आप करना क्या चाह रहे हो। एक उचाना मामला बड़े काफी भाई उचाना, हाँ उचाना का एग्जांपल दे के अभय सिंह चौटाला भी बहुत ज्यादा कोस रहे हैं आजकल, खुद आद्य कांग्रेसी भी इस बात का एग्जांपल दे के हुड्डा साहब को, हुड्डा परिवार को बड़ा परेशान कर रहे हैं, मतलब वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई उनको ऊपर छिटाकशी करी जावे। तो इसका मैं एक सिंपल सी आपसे एक बात पूछता हूँ, और शायद मैं दर्शकों के जहन में भी एक सवाल डालता हूँ, अपने खुद नजरिए से, अपने नजरिए से सोच समझ कर आप उनका जवाब दे देना। 2014 के अंदर चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया और बीजेपी में जाकर शामिल हो गए। 10 साल तक बीजेपी के अंदर रहे। 10 साल तक वीरेंद्र सिंह घोगड़िया हो गया, चाहे संडील हो गया, और चाहे वो काला चेयरमैन हो गया, वो लोग कांग्रेस पार्टी के लिए मेहनत करते रहे। तो भाई एक टाइम ऐसा आया कि भाई 2019 में उनकी टिकट की बात बनती दिखी, लेकिन वहाँ उस वक्त टिकट नहीं मिल पाई। लेकिन 2024 में जब माहौल टिकट मिलनी पक्की थी, हाँ 2024 में जब माहौल उनके पक्ष में होता गया, तो उन्होंने मेहनत करी भाई बेचारा ने कि हम और भी ज्यादा मेहनत करा। 4-4 साल पहले वो लोग लग गए थे, वीरेंद्र घोगड़िया भी लग गया था, काला भी लग गया था, संडील वाला भी लग गया था, वो लोग लग गए, लोगों के बीच में जाने लगे कि चाचा हमारा की बार तो बड़ा खुंटा को नहीं, भाई वीरेंद्र सिंह को नहीं, की बार हमारा शूत है, इसका काके ताऊ सारे मना लिए। ये जब काके ताऊ मना लिए तो भी बड़ा चौधरी वापस आ गया। बड़ा चौधरी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में आ गया। कांग्रेस पार्टी में आ गया तो उनकी टिकट के खिलाफ थोड़ी ना करी किसी ने, बस चलो ठीक है भाई कांग्रेस पार्टी ने टिकट उनको दे दी, वो उन्होंने इलेक्शन लड़ लिया। अब उनको मनाने का काम किसका है? जिसको टिकट मिली है, जिसको टिकट मिली है उसको ही मनाना चाहिए। मैं जनता से भी पूछता हूँ, अब जो भी दर्शक साथी हैं वो भी सोचें, मैं जब चुनाव में लड़ रहा हूँ, तो जब चुनाव मेरा है, टिकट मेरी है, पार्टी ने मेरे को भेजा है,
तो जो मेरे अगेंस्ट चुनाव लड़ रहे हैं या जो मेरी पार्टी के जो पुराने 10 साल से और मेहनत कर रहे थे वो रूस रहे थे या रूस का चुनाव में खड़े थे या अपने अधिकार को मानकर चुनाव में खड़े थे, तो उनको मनाने का काम किसका है? कोई एक आदमी भी ये बता दे कि भाई वीरेंद्र सिंह काड़ा के पास गया हो मनाने, भाई संडील के पास गया हो मनाने, गोगड़िया के पास गया हो मनाने। जब आप मनाने नहीं जाओगे अगले तो चुनाव लड़ेंगे भाई। अब कह रहे हैं कि भाई चाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खड़े कर रखे थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो क्या पता, मैं गारंटी देता हूँ मनाया भी होगा वीरेंद्र सिंह गोगड़िया को कि भाई तू बैठ जा। वो नहीं मानने क्योंकि लोग भी तो भाई साथ थे ना। अब मैंने 5 साल लोगों को मनाया, काका ताऊ मेरा साथ दे दे, अब की बार मैंने टिकट मिलेगी, काके ताऊ साथ लग गेर में बैठ जाओ। लोग भी तो नहीं बैठने देते ना भाई। और अगर कोई कह रहा है कि लोग तो बैठने दे रहे थे, 32,000 वोट लेकर जा रहे, लोग कैसे बैठने दे रहे थे? कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अगर 32,000 वोट लेकर जा रहे तो लोग कह रहे थे कि भाई तू चुनाव लड़। मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं कह रहा था, देखने वाली बात दूसरी बात फिर आगे सुनो भाई। कहने का इंडिपेंडेंट सारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खड़े कर रखे थे। जयप्रकाश जी को तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का परिवार का आदमी माना जाता है आज की डेट में, खुद भी सारे कहते हैं, दुष्यंत कहता हो चाहे अभय कहता हो चाहे कोई भाई खुद आधे कांग्रेसी कहते, खुद आधे कांग्रेसी कहते हो। हाँ, जेपी के लड़के के खिलाफ कितने लोग खड़े थे? इंडिपेंडेंट कितने कैंडिडेट खड़े थे? और किसी को 12,000, किसी को 22,000, किसी को 13,000 वोट आई हैं भाई साहब। राणा को कितनी वोट पड़ी हैं पता निकाल लेना आप, 10,000 प्लस वोट पड़ी हैं। निर्मल को 10,000 वोट पड़ी हैं, 22-23,000 वो अनिता डुल बहन जी ले गए, बड़सिकरी 22-23,000 वोट वो ले गए। तो क्या वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खड़े कर रखे थे? लेकिन लोगों की आदत है कि भाई अपने शू तनाओ, अपनी कहानी बनाओ और लोगों में डाल दो। और खासकर जो चौटाला परिवार है, मैं तो इनके साथ रहा हूँ भाई साहब। मैं ये मानता हूँ कि किसी को भी पूछ लेना आप, ये तो अपने इन्होंने तो स्टेजों पे भी कहा है कि भाई इनकी जो आइडियोलॉजी है ना, इनकी आइडियोलॉजी यही है कि भाई लोगों को बहकाओ, समझाने तो बहुत औखे हैं लोग। ये कुछ भी झूठ बोल देते हैं, रूमर्स की पॉलिटिक्स करते हैं। ये तो हर पार्टी करती है, एक रूमर्स पॉलिटिक्स करते हैं। ये तो हर पार्टी करती है। नहीं, हर पार्टी नहीं बहकाते हैं। नहीं, लोगों को कैसे बहकाते हैं? किस पार्टी ने? कांग्रेस पार्टी ने तो कोई झूठ नहीं बोले लोगों को। कांग्रेस पार्टी को बहकाना अगर आता, पॉलिटिक्स की आइडियोलॉजी है भाई। नहीं, पॉलिटिक्स की आइडियोलॉजी नहीं है, इनका चौटाला परिवार की आइडियोलॉजी है ये कि लोगों को बहकाओ, कुछ भी झूठ बोल दो, कुछ भी। अब मान लो कि मैंने कोई इतना बड़ा झूठ बोल दिया, अत्री भाई आपके बारे में मैं बोल दूं भाई अत्री तो आज 10 करोड़ रुपये ले गया फॉर एग्जाम्पल। अत्री समझदार आदमी, अत्री सोचा छोड़ो यार, मैंने क्यों इस बात पे एक्सप्लेनेशन देना, ये तो विक्की तो वाहियात तरीके से कह गया, अब इस पर मैं क्यों एक्सप्लेनेशन दूं? आपने तो अपनी समझदारी से भी फैसला ले लिया। लेकिन ये इतने शाणे हैं, इतनी इनकी आईटी इतनी शानियां, आज तक नहीं बोले, आज तक नहीं बोले, आज तक नहीं बोले। अरे भाई तेरे के खिलाफ बोल रहा है क्या? बातें बेसलेस है तेरी, कोई भी बेसलेस बात कह देते हैं, इनकी आदत है ये, शुरू दिन से कहते आई हैं भाई। नुका जो बांध बनया ना, बाखड़ा नंगला बांध बनया, नुका इससे तो पानी में से बिजली निकाल ली भाई, और बेचारे हरियाणा के लोग मान भी गए। मतलब क्या था ये भाई? पानी में से बिजली निकाल ली, ठीक है भाई। नोटा की मशीन दर दूंगा सरपंच का घर, जितना जिस जिस घर ने जितनी जरूरत पड़ा मैं छाप लियो। मैं नाम नहीं लूंगा, आप पता कर लेना किस परिवार की राजनीति के डायलॉग है ये, समझा भाई? अपना छाप तो नोट छाप रहियो। लोग बोले थे बेचारे, साधारण लोग थे, शिक्षा की कमी लगा लो भाई, या समझ की कमी लगा लिया, ओवर ट्रस्ट लगा लियो, बहुत ज्यादा विश्वास भी कर रहे थे, तो उन्होंने मान ली, सही कहता होगा, ठीक है। तो ये राजनीति इस हिसाब से करते हैं, ठीक है। आज आप किसी आदमी की इज्जत नहीं करोगे, उसी परिवार के बच्चे, चलो ठीक है वो झूठ बोलते थे, बहकाते थे, तो बावजूद इसके भी वो लोगों का सम्मान करते थे। बुढ़ापा पेंशन जैसे बड़े बड़े फैसले उन्होंने करे। दीपेंद्र हुड्डा का चुनाव होता पहला, जब चुनाव पूरा शिखर पर था, कैंपेन पूरा शिखर पर था, 2-3 दिन पहले एक बयान आया था कि भाई आजकल तो अधिकारी भी सल्यूट मारने लग गया, अपनी सरकार आने वाली है। खुले मंच पर कहा दीपेंद्र भाई ने यह चीज, तो उस चीज का फायदा था कि नुकसान था? पहली बात तो यह कि वो इस तरीके से कभी करते नहीं है। पिछले 10 साल तो उनके पिताजी जब सीएम रहे, उनके 10 साल का रिकॉर्ड है, कभी भी उन्होंने किसी भी आदमी के साथ बदतमीजी से शायद बात नहीं करी होगी। कोई सिंगल आदमी भी पूरे हरियाणा के अंदर दीपेंद्र सिंह हुड्डा को बदतमीज नेता नहीं कह सकता, कभी भी नहीं कह सकता, क्योंकि उनकी नेचर में नहीं है। किसी को धमकाना और हड़काना दीपेंद्र सिंह हुड्डा की नेचर में नहीं है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीति ही ये है कि हाथ जोड़ो, अगला की बात सुनो, अगला की बात सुनकर अगले को अपनी बात सुनाओ, अगले को कभी ना कभी अपने आप पसंद आ जाएगी। वो धक्का भी नहीं करते किसी से, उनकी राजनीति यही है।
कोई भी हरियाणा में अगर सबसे शरीफ अगर कोई नेता माना गया है तो आपकी, मैं नहीं कहता, किसी से भी सियाने बुजुर्ग से पूछ लियो और तरुण के प्रतिद्वंदी से पूछ लियो। खुद ओम प्रकाश चौटाला जी के बयान है कि भाई दीपेंद्र जैसा लायक और शरीफ लड़का हरियाणा की राजनीति में दूसरा नहीं है। खुद ओम प्रकाश चौटाला की स्टेटमेंट है, मैं वीडियो दे दूंगा आपको। लेकिन विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती हैं कि भाई बाबू बेटा राज खातर, मतलब पिता बेटे खातर करने लग रहा है। भाई पिता तो हर किसी का बेटे के लिए कर रहा है। पिता तो अभय सिंह चौटाला भी, और वो भी अपने बेटों के लिए पता नहीं खट्टर के कहाँ बात सीएम चेहरे की थी। नहीं सीएम शैलजा जी भी हैं कांग्रेस में, वीरेंद्र सिंह तो हमारे चुनाव तो पहले आए थे। सुनो और भी थे। हाँ, इस बात का जवाब मैं दे देता हूँ। भाई पिता ने किया या बेटे ने खुद भी किया। हरियाणा के अंदर पैदल यात्रा किसने निकाली? मैं आपके पास क्वेश्चन डालता हूँ, आप जवाब देना, आप जवाब दो। हरियाणा के अंदर पैदल यात्रा इनेलो की भी थी, किसने दीपेंद्र की भी थी। कांग्रेस में किसने निकाली? दीपेंद्र ने शैलजा ने भी निकाली थी साथ में ही। सुनो, फिर शैलजा भी तो खुद को सीएम का दावेदार मान रही थी कि नहीं मान रही थी? उन्होंने खुद की यात्रा निकाल के ये तो नहीं कहा कि शैलजा नहीं रही। अब सबसे ज्यादा जनसभाएं आप ऑन रिकॉर्ड बताओ, शायद आपकी अंतरात्मा बता देगी आपको कि भाई सबसे ज्यादा जनसभाएं हरियाणा के चुनाव में किसने की। आपको मैं बता दूं, करी थी। जो सडोरा की टिकट है ना भाई साहब, वो शैलजा के खेमे की मानी जाती थी। लेकिन सडोरा में भी जब ये पता चला ना कि भाई आज दीपेंद्र सिंह की जनसभा से कैंडिडेट जीत सकता है, तो वहां खुद अपने ही साथी ब्रिजपाल छप्पर के गांव में जाकर जनसभा करके आया था दीपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताने के लिए। ठीक है, बलवान सिंह दौलतपुरिया की जनसभा करके आया था दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिताने के लिए। भाई साहब ब्रिजेंद्र सिंह के यहाँ सबसे पहली जनसभा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की थी, उससे आगे दीपेंद्र सिंह हुड्डा की थी। आप खुद वीरेंद्र सिंह से पूछ लेना कि भाई जनसभा में आए थे कि नहीं आए थे, और ये कह गए थे कि भाई मेरा मामा का है, मामा बुआ के यहाँ परिवार के आदमी है, हमारा तो यही उम्मीदवार है, कोई दूसरा अगर कहे भी तो। लेकिन अगर यहाँ का एग्जांपल ले, संत का एग्जांपल ले, राहुल गांधी सबसे पहले यहाँ हरियाणा में। हाँ, आप बिल्कुल सही पॉइंट छेड़ा है आपने। इन्होंने बड़ी वाहियात खबर फैलाई। हुड्डा साहब ने वोट नहीं मांगे गोगी के लिए। नहीं, इन्होंने बड़ी वाहियात खबर फैलाई कि भाई गोगी ने ये कहा कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मेरा स्टेज से नाम नहीं लिया। आप रिकॉर्ड निकालना, उसी का गूगल कर लेना, आपको लाइव मिल जाएगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बकायदा उनका नाम लिया था। क्या बोल रहा है, चलो आप बताओ। भाई यहाँ के विधायक रहे गोगी जी, बिल्कुल बोलिया था गोगी जी का बारे में, लेकिन झूठ। वोट नहीं मांगे ना भाई जी, कैसे वोट मांगे? वोट कैसे मांगे जाता ये बताओ भाई। ये आदमी ऐसा इकलौता ऐसा आदमी है। जैसे एक बात मेरे को बताओ विक्की भाई, नारनौंद विधानसभा में, जस्सी पेड़वाड़ी जनसभा में दीपेंद्र हुड्डा भाई साहब नू कह के वोट मांगे थे, ले भाई हम जस्सियां जिता दियो, बाकी सारा काम हम कर देंगे। ठीक है, यही बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ भी कह सके थे। क्या नहीं कह के गए? फिर वो जनसभा में नहीं आए क्या? आए तो थे। क्या कह के गए? मतलब वोट नहीं मांगे ना। क्या ये कहा कि वोट मत देना है? ये तो नहीं कहा। पर क्या कहा? वोट मांगना चाहिए था ना, जिस जो वोट मांगना। वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या भाई ये सब क्या भाषण तो था ही उनका। नहीं, भाषण था। राहुल गांधी जी ने हाथ मिलाने पड़े स्टेज का ऊपर। अपील भी करी होगी, जब शैलजा का गला हाथ मिला के गए तो अपील भी करी होगी। लेकिन ये ना पता क्या ये है, ये लोगों में बात डालती, क्योंकि गोगी भी कोई छोटा मोटा स्पीकर नहीं है। गोगी भी ऐसे ही कुछ भी बोलता रहता है, परिवार के बारे में, पार्टी के बारे में कुछ भी बोलता रहता है। बकने से मतलब है कुछ भी बक देते हैं यार, लेकिन चल जाती है। और आजकल क्या है कि भाई सोशल मीडिया पर सारे लोग तो समझदार बैठे नहीं है, बहुत लोग ऐसे ही बैठे जिनसे टाइम पास करना है। उनको उनका या मारी रहा बात करो शेयर, समझा? इब मैं तेरा बारे में 5 गालियां दे दी अगर तेरे 100 में, तो मैं गारंटी दूंगी तेरा 100 हिट जाओगा। मैं तेरा बारे में कुछ भी, मैं अभय सिंह का बारे में कुछ भी उठपटांग बात कह दूं, मैं दुष्यंत का बारे में कुछ भी उठपटांग बात कह दूं, मैं हुड्डा साहब का बारे में कुछ उठपटांग बात कह दूं, मैं शैलजा बहन शैलजा जी के बारे में कुछ भी उठपटांग बात कह दूं, मैं रणदीप सुरजेवाला का, वो चला देंगे लोग। अगर मैं आराम से बैठ के कोई भी बात रख रहा हूँ तो ठीक है, देख के कहूँ ज्ञान दे रहा है यार, ठीक है। इसलिए ये जो कुछ IT सेल नेचर के नेता होते हैं, अभय सिंह चौटाला भी IT सेल नेचर का नेता है भाई, दिग्विजय चौटाला भी IT सेल नेचर का नेता है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा IT सेल नेचर का नेता नहीं है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा की आदत है कि भाई अपना काम करो, अपने लोगों के बीच में जाओ, अपने लोगों से मिलो। आज की डेट में देख लो यार, आज की डेट में सुनो, पंजाब में बाढ़ है और हरियाणा के बहुत से एरिया, जैसे कुछ अम्बाड़ा का, कुछ शाहबाद कुछ क्षेत्र का, भाई पेवा का कुछ एरिया, भाई गुला का कुछ एरिया, भाई लितानी गांव, भाई मेवात के उसके गांव में
इसके भिवानी के गांव, कुछ हिसार के कुछ गांव बाढ़ से इतने ज़्यादा प्रभावित हैं भाई, मतलब वहाँ कोई लोग गए नहीं। अब पूरी कांग्रेस के कोई नेता घूम कर नहीं आया उन एरिया में, ठीक है, पूरे बीजेपी के नेता नहीं वहाँ जाकर आए, पूरे इनेलो के नेता नहीं वहाँ जाकर आए, और सारे इकट्ठे होकर आधी कांग्रेस, आधी सारी बीजेपी, सारी इनेलो, सारी जेजेपी इकट्ठी होकर उड्डा बाबू बेटा पे पूरा प्रेशर डाल रहे हैं कि भाई इन तीनों कर दिए, तो पूरे बदनामी कर रहे हैं। और हुड्डा बाबू बेटा कहाँ है? लोगों के बीच में है भाई साहब, लोगों के गांव, उन गांव में जाकर आ रहे हैं। यमुनानगर एरिया को देखने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी गए, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी गए, गुला एरिया में देखने दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी गए, लितानी और गांव में दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी गए, भिवानी एरिया के गांव में दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी गए। आज लोगों के बीच में जाकर कह कहा कि भाई थारा खातिर कुछ नहीं कर सकता हो तो बताओ। मैं डीसी तक फोन कर रहे हैं, चाहे कोई सुन रहा है कोई ना सुन रहा है, लेकिन फोन कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अपने लोगों के लिए हम कुछ कर दें, ठीक है। इनका काम क्या चल रहा है कि छोटो लोगों ने तो मौका पड़ा है और अपने इस मौका पे इन बाबू बेटा को बदनाम कर दिया, लेकिन उनका भाई किसी के मारे से मर्दा नहीं बंदा। अच्छा, पर कांग्रेस का अब तक जो विपक्ष का नेता उसका चुनाव कहते नहीं अब तक? अब विपक्ष का नेता का चुनाव का इंटरेस्टिंग फैक्टर बता देता हूँ। अब आप तो पत्रकार हो, आपने तो पता कि भाई ये कि पार्टी प्रोटोकॉल का काम होता है, पार्टी के लेवल पर होता है। बहुत लोग तो ऐसे हैं, मेरे को एक बंदा कह रहा है भाई बड़े हास्य की बात है, नु कहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं बनने दे रहा, नु कहे नेता प्रतिपक्ष का नेता। मैं कह रहा ताऊ नाम ही उनका चल रहा है भाई, फिर वो क्यों बनने देता? नहीं बनने दे रहा, नुका बनने दे रहा भाई, जब सारे विधायकों ने लिख के उनका 12 में दे रखा है, और वो क्यों रोकेंगे? फिर बन क्यों नहीं रहा? नहीं फिर वो रोकेंगे फिर अब क्यों? तक बन क्यों नहीं रहा, ये भी सवाल है। लोग बता कि ये वैसे ही डाल देते हैं, लोग पब्लिक ओपिनियन पर डाल देते हैं, लोग बेचारे सोचे जाते हैं, कुछ भी कहे जाते हैं। नहीं, फिर जनरल सी बात है, क्यों नहीं बनया? नहीं अब घोषणा क्या था? मतलब घोषणा नहीं क्या नहीं था? बना तो बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष भी को नहीं, आपने नहीं बात छेड़ी या नहीं? उसका क्या जरूरी है? वो चल रहा है, जब करेंगे अगले कर लेंगे, वो तो उनकी पर मर्जी वो है। भी तो चल ही रहा है, उसमें क्या दिक्कत आ गई आपको? वो भी तो चल ही रहा है वो भी तो चल ही रहा है, उसमें कौन सा टाइम देखो, ये तो प्रोटोकॉल है। जब नहीं विधानसभा सत्र अगर बिना विपक्ष के नेता के चलता है, लोगों की क्या बात है, लोगों के भी पत्रकार तेरे वर्गे मेरे भाइयों की भी सुनो विकी एक भाई, आदत एक हो रखी शांति है। सी बात है, एक जनरल सी बात है। जनरल सी बात तो मैं आपको बताता हूँ। अनिल विज ने अपना उस पे अपनी सरकार का बारे में कटाक्ष कराया कि भाई ये उड़न खटोला तो नीचे नहीं उतरे सीएम, किसी ने नहीं चलाई, किसी ने नहीं चलाई। अनिल विज ने कटाक्ष कराया कि भाई यहाँ कुछ लोग पैरेलल बीजेपी चला रहे हैं, किसी ने नहीं चलाई। तारे भर के भाई ने भी मेरे से सवाल पूछे, जबकि पूछना चाहिए था। भाई अनिल विज ने अभी के अभी थोड़ा अपने ट्विटर अकाउंट से मिनिस्टर भी हटा दिया, नाराज हो गया, खट्टर उसने मनांदा फिर, किसी ने नहीं चलाई। ये पता क्या है? दूसरा वहां आ जाए भाई, तो दूसरे जो चौटाला प्रदूषण तौर पर आ जाए, बाबू चाचा भतीजा का जूत बज रहा। अभय सिंह चौटाला ने मेरा वर्ग आदमी तो धमकी दे दे, मेरा वर्ग आदमी तो सोचा भाई गरीब घर के बालक, हाँ क्या ना किसी तो कुछ कहा भाई बालक पढ़ने हैं, मैं बेटी का बाप हूँ तो भाई केवरा में तो दब भी जाऊँ। उन्होंने धमकी दी, जैसे मेरे को दी थी वैसे अपने भतीजे को दे दी, भाई इनका तो जूत लगेंगे, मेरा पैर में जूत आता है। परली साइड का दिग्विजय ने कह दिया कि भाई जूत तो मेरे तरते भी बड़ा हुआ है। दोबारा आज तक वो जूत तुम 50 बंदो ली, आज तक दोबारा चर्चा नहीं करी चाचा भतीजा ने आपस में। दोबारा जूतम 50 हो लिए, उनका बारे में कोई नहीं कुछ कहता। खांसी उड़ जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है, तेरा बरगावा है गले, किसी ने पॉडकास्ट पर बुलाया होगा, उस पर एक स्टोरी कर देगा। बुरा ना मानिए, मैं तो नहीं, तू नहीं करागा तो तेरे और तेरे जैसे मित्र हैं जो कर देते हैं, लेकिन वो बनाते हैं खबरें। खबर क्या है कि भाई किसी को टारगेट करना है। आपको ना एक जयदीप अलावत की एक मूवी आई है, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ देखना, मैं और साथियों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ देखना। उसमें ये दिखाया गया है कि भाई किसी की भी अगर अच्छी इमेज है, कोई बहुत ही अच्छी इमेज का आदमी है, कोई बहुत ही मेहनती आदमी है, उसको कैसे उसकी इमेज को ख़त्म करना है, कैसे उसको रोस्ट करना है, कैसे उसके... की बात करोगे? नहीं, अभी एक नई फिल्म आई है मीडिया पे, जयदीप अलावत की, आप देखना नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी। तो वहाँ जाके जब आप देखोगे भाई साहब, तो आपको पता चलेगा कि मीडिया तंत्र, सरकारें, भाई ऊपर के बैठे बाबू लोग, ये तो ना नहीं बाबू लोग कैसे किसी आदमी के पूरे व्यक्तित्व को खराब कर देते हैं। जर्नल सी बात है ये तो। नहीं, मेरे को लॉजिकली बताना आप। जिसके बेटे, आपने कहा भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे को मुख्यमंत्री बनना था, आपने कहा
ठीक है। मैंने तो जो खबर नहीं चली नहीं उनके ना, according कहा खबर ना। चल रही, देखो खबर किसने चलाई भाई, भूपेंद्र सिंह जो हुड्डा भी के खबरें बेटे चल को। रही हैं, सारी बयानों के आधार पर होते हैं। नहीं मैं खुद मैं के ना किसी के बयान मैं नहीं किसी बनते। लॉजिकल क्वेश्चन छोड़ता हूँ, मैं लोगों को भी छोड़ता हूँ, वो भी समझ के बताना कि भाई किसी के बेटे को अगर मुख्यमंत्री बनना और उसने 72 सीटें बांटी हों, 72 सीटें कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बांटी, और मैं मानता हूँ उन्होंने बांटी, ठीक है। और वो लोग कह रहे हैं कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे को सीएम बनना था। भाई किसी के बेटे को सीएम बनना हो और 72 सीटें उसने बांटी हो, तो वो कैसे भाई साहब अपने विधायकों को हरवा सकता है? कोई सोच सकता है इस बात को? भाई जिसके बेटे के सिर ताज सजना हो, कौन कर सकता है ऐसे? कोई पॉसिबल ही नहीं है राजनीति में ऐसा। लेकिन सुनो, मीडिया में इस बात की कोई चर्चा नहीं करता कि भाई शैलजा जी को किसी एक आम वर्कर ने अभद्र टिप्पणी करी। हम उनको सारे ही मैं नहीं मानता हूँ कि जिसके अंदर ईमानदारी है, कोई किसी के अंदर अगर मानवता है, किसी के अंदर अगर धर्म है ना, तो उसने हर एक उस इंसान ने उस बात की निंदा करी होगी जो उस बूढ़ा ने वहाँ उस रैली में कहा था। लेकिन एक बुजुर्ग के कहने मात्र से शैलजा मैडम की सारी टीम जिला स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहने लग जाए कि कांग्रेस को वोट मत पाइयो। तो कैंपेनिंग के दौरान भाई कुलदीप नंबरदार और वर्गे कुछ नाम थे, मुझे तो पूरा नाम भी नहीं पता वो कौन थे। जिला स्तर पर बैठ के कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गया, कोई इशारा बैठ कर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गया, ये कह गया कि भाई मान सम्मान की बात है, ऐसा हो यार, ऐसा तो नहीं चलता भाई, ठीक है। चलो अब असली बात बताओ, असली बात बताओ, कांग्रेस की सरकार क्यों नहीं बनी? करेक्ट रीजन जो अपना मनता है अपने लग गया। बिल्कुल करेक्ट रीजन ये है कि बहुत से नेता ऐसे थे जो ये नहीं चाहते थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर बने या उनके परिवार का कोई सदस्य चीफ मिनिस्टर बने। लास्ट लड़ाई है, इनको रोक दो, इसके पाछे बारी अपनी है। अब वो बारी किसकी है वो जनता ऐसे ही वीरेंद्र का बयान आया जो आपने कहा, वीरेंद्र सिंह यहाँ पे आए थे संध में, वो कह के गए कि भाई मैं तो हो गया रिटायर, लेकिन शैलजा के पास 15-20 सालों का समय है अभी, उनको आगे कर दिया और कह रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरे से 2 साल छोटे हैं, वो भी गए। तो अभी मैं आपको बता देना चाहता हूँ भाई साहब, हुड्डा साहब का बयान आया है। सुनो ना, तो आपका इतना बड़ा कद है, शायद ना मेरा इतना बड़ा कद है कि मैं चौधरी वीरेंद्र सिंह को ये बात कहूँ, लेकिन मैं पब्लिक के नाते एक बात डाल देता हूँ। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का छोरा शैलजा से भी छोटा है, ठीक है। उनके पास अगर 25 साल हैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लड़के के पास 35 साल हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं है। अच्छा, निकल हुड्डा साहब ने कहा कि मैं ना टायर्ड हूँ ना रिटायर्ड हूँ। नहीं, उनके वो तो है ही है, वो तो खड़े ही हैं। अब उनको तो रिटायर करने के लिए सबने मेहनत करी है ना भाई, इलेक्शन में उनको टायर्ड और रिटायर्ड करने के लिए लोगों ने मेहनत करी थी। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, मेरी इतनी बड़ी औकात और हैसियत नहीं है कि मैं किसी नेता के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें करूं, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूं। बहुत सारे नेताओं के बारे में कर गया ऐसी बात नहीं, मैं नहीं करके गया, मैं सच बता के गया हूँ। और मैंने शायद किसी के बारे में मैं कोई गलत शब्द भी यूज नहीं किया, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हुड्डा साहब ना टायर्ड है ना रिटायर्ड हैं, और वो भी रिटायर्ड हैं तो उनके बेटे के पास भी 35 साल का समय है। कोई चिंता वाली बात नहीं है, टेंशन मत लेना। ओके भाई किसी के साथ भी किसी भी कोने में, धरती किसी भी कोने में अगर किसी के साथ गलत हो रहा है और कोई सही के लिए लड़ रहा है तो उनके लिए अपना खड़े होना बनता है, और हम खड़े होते हैं, ये मेरी नेचर है। मैं किसी का भी आलोचक नहीं होता, हमेशा समर्थक होता हूँ, हमेशा साथ देता हूँ। तो मतलब बहुत से ऐसे साथी मिल जाएंगे मेरे कि अलग अलग पार्टी में हैं, अगर वो सही है तो मैं उनके साथ भी खड़े होता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ पार्टी देख के बात कर रहा हूँ। मेरे बहुत से ऐसे साथी हैं कि आपको मेरे इनसो में बहुत साथी मिल जाएंगे दिग्विजय की पार्टी में, मेरे आईएसओ में बहुत साथी मिल जाएंगे अभय सिंह चौटाला की पार्टी में, मेरे बीजेपी की एबीवीपी में बहुत साथी मिल जाएंगे। लेकिन अगर कोई सही जगह खड़ा है, सही लड़ाई लड़ रहा है तो उसके साथ खड़े हो जाओ, बेबाकी से खड़े हो जाओ। दबने की किसी कोई जरूरत नहीं है। अगर आप दब के चलोगे, एक चीज और बताओ, दब के चलने की जरूरत नहीं है राहुल, क्योंकि यही जो लड़ाई लड़ी थी ना भगत सिंह जी ने, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने, भाई अपने चंद्रशेखर आजाद जी ने, महात्मा गांधी जी ने, विवेकानंद जी ने, सबने क्या लड़ाई लड़ी थी भाई? ये लड़ाई लड़ी थी कि एक लोकतंत्र मिला है जहां अपने को बोलने की, सोचने की, समझने की, लिखने की आजादी हो। आजादी हो भाई, आप विचार रख सका, आजादी हो कि हम अपनी गलत सरकार को गलत कह सका। नहीं यार, अगर यही बात है कि भाई अगर हम बोल ही नहीं सकते तो अंग्रेज थे ही नहीं। अंग्रेज क्या करते थे? बोलने तो नहीं देते थे। रूल तो देखो, स्कूल तो वो भी बना रहे थे, सड़क तो वो भी बना रहे थे, बिल्डिंग तो वो भी खड़ी कर रहे थे, रेल की पटरियां उन्होंने बनाई, रेल की पटरियां तो उन्होंने भी बनाई हैं, स्कूल भी उन्होंने बहुत से ऐसे बनाए हैं, पुल भी ऐसे बनाए दुआ तक नहीं टूटे। देखो काम तो वो कर रहे थे, लेकिन
क्या नहीं था अपने पास आज़ादी नहीं थी, उनका विरोध करने की, उनकी बात को नकारने की आज़ादी नहीं थी, उनके खिलाफ जाने की आज़ादी नहीं थी। इस आज़ादी के लिए हम लड़े, हमारे पुरखे लड़े। आज है आज़ादी? बिल्कुल है, बिल्कुल। अगर कोई वैसे दब रहा है तो अलग बात है, आज़ादी तो फुल है। इससे बड़ी क्या आज़ादी होगी कि मेरे जैसे आदमी ने आज बड़े बड़े नेताओं के बारे में कोई बात कह दी? पहले थी या कोई आज़ादी? तेरे पर का भाई ने बैठ के एक संद के बीच में बैठ के एक संद के एक पूर्व विधायक के बारे में बात कर ली, आज़ादी थी पहले कोई? ये आज़ादी नहीं थी। यही आज़ादी तो ली है हमारे पुरखों ने लड़का है, और इसको भी अगर हम बनाए नहीं रख पाएंगे तो ये हमारी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। मैं हर एक युवा साथी से कहता हूँ कि राजनीति में इंटरेस्ट जरूर लें। राजनीति आपके भाग्य को बनाती है, आपके भाग्य की विधाता है राजनीति पॉलिसी मेकर है। और अगर पॉलिसी मेकर बड़े बूढ़े कह एक बात मैंने बात को हिसाब से पूछी थी, और अपने बड़े बूढ़े कहो है, शायद मेरा वर्ड गलत हो उसका, मैं 10 कहता माफी अगर ये वर्ड गलत है। राजनीति बड़ी कुत्ती चीज है। नहीं, ये किसने फैलाई? ये भी सुनो मेरी बात। यूं राजनीतिक घरानों ने फैलाई कि जिन घरानों को उन बच्चों से डर था। भाई एक बात बताओ, राजनीतिक घरानों ने नहीं फैलाई बात यार। भाई ये अपने बड़े बूढ़े जो देखने लग रहे हैं राजनीति में, जो चीज हुआ है, जो सुनो, इज्जत मान सम्मान की मट्टी भी कूटा है, कुछ मान सम्मान मिला भी है, लेकिन और बहुत सारे लोग राजनीति में आने के बाद अपना सब कुछ लुटा दे हैं, फिर भी कुछ नहीं मिलता। मैं बताता हूँ अपने बूढ़ों ने वो बात कैसे कही। पहले क्या थे, कुछ घरानों के पास राजनीति थी, ठीक है भाई। मान लो वीरेंद्र सिंह का परिवार था, चौटाला साहब का परिवार था, भाई चौटा साहब का परिवार था, कोई भी परिवार था भाई। इस साइड अपने चित्रा के पापा जी का परिवार था हैं। तो भाई ये बड़े बड़े परिवार थे भाई, और बहुत ऐसे परिवार थे, सिर्फ यही नहीं, बहुत ऐसे नाम है जिनको बारे में मुझे अभी ज्ञान नहीं, क्योंकि मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, 30 साल का हूँ। तो ऐसे परिवार थे, जब लोग उनके पास जाते थे तो वो ऐसे कहते थे कोई जरूरत नहीं है। पहले तो यार 25 साल तक एक ही सरपंच बनता रहता था गाँव में, नहीं बनता था। कोई गाँव का बड़ा लंबरदार आदमी होता था, वही सरपंच बनता था 25 साल तक। फिर वो कहते थे उनको कुछ नहीं रहता हूँ राजनीति में, तो के करा काम धंधा भले पहले, ये तो बहुत घटिया काम है, ये तो मारे बरगे ना साजा है, ये तो माँ जो से रोज थारे बरगे खर्चे चका, जबकि खर्चे नहीं चकते थे भाई, कमाते थे, जब तो इतने बड़े बड़े घर बन गए। ठीक है, अब उन्होंने लोगों के दिमाग में डाली कि भाई राजनीति में आना तो बहुत पाप का काम है, ये तो चिक्कड़ है, कुत्ती चीज़ है, फलानी चीज़ है, ऐसी वैसी जो भी शब्द आपने भी यूज करे, जो भी मतलब आम लोगों में भी यूज होते हैं राजनीति के बारे में। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि भाई अगर थम नहीं करोगे ना तो वही करेंगे आपके ऊपर राजनीति। तो राजनीति सारे बंद करते हो फिर भी बात है, फिर तो लोकतंत्र ही क्यों आया है? जब लोकतंत्र लड़का ले आया है, राजा एक आम घर का आदमी ने राजा बनने के लिए लड़ाई लड़ी, भाई मैं भी बन सकता हूँ, मैं भी बन सकता हूँ। जब यह लड़ाई लड़ी तो फिर तुम अगर चुनाव नहीं लड़ोगे, तुम राजनीति में जाओगे नहीं, तो फिर तो वही राज ही नहीं है, राजा कल्चर तो रहेगा ही। अब आज की डेट में मैं मानता हूँ कि पंजाब के अंदर सीएम को एक मोबाइल ठीक करने वाले लड़के ने हरा दिया, ठीक है। प्रकाश सिंह बादल जैसे बड़े बड़े दिग्गज नेता को एक आम किसान ने हरा दिया, ठीक है। हरियाणा के अंदर दिव्यांशु बुद्धि राजा खट्टर के खिलाफ इलेक्शन लड़ गया भाई साहब, ठीक है। आज जयप्रकाश जेपी आमगढ़ से दुब्बड़ के आमगढ़ से निकल गया, 4 बार सांसद बन गया भाई साहब। अगर वो चुनाव लड़ने की हिम्मत ना करते तो पॉसिबल ही नहीं था भाई साहब। आपके संद के विधायक जी को पूछ लेना कि उनके कोई बाप दादा कोई नेता थोड़ी थे, उन्होंने हिम्मत करी तो वो आ गए चुनाव में। कोई भी है, अगर आप नहीं आओगे तो कोई और आएगा, सीट तो खाली पड़ी है, सीट पर लपको कूदो, इलेक्शन लड़ो, चुनाव लड़ो, चुनावी राजनीति में आओ, राजनीति में इंटरेस्ट जरूर लो। ज़्यादा अगर चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है तो कम से कम चुनाव लड़ाने का दम रखो, हैं। चुनाव लड़वाने का दम नहीं है तो चुनाव के बारे में लिखने का दम रखो। अच्छी सोच को लोगों के बीच में डालो, आप नहीं डालोगे तो गंदी सोच चलती रहेंगी। अच्छा, बुराई को अच्छाई से तो मारा जा सकता है, अगर बुराई तो लोग फैला ही रहे हैं, गुंडागर्दी चली रही है देश के अंदर, आज की डेट में चरम पे है। अगर कोई इस बात का बारे में नहीं लड़ागा तो कल ना, आज तो सड़कों से उठा रहे हैं, कल को अपने घरों से भी उठाएंगे। इस बात को तो आप मानते हो ना? जो आज लोग नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलो, फिर लड़े ही क्यों थे? बोलना सिर्फ विपक्ष का ही काम है भाई। विपक्ष क्या होता है? विपक्ष होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स ऑफ 60% पॉपुलेशन, 50% पॉपुलेशन। सरकार कितने परसेंट लोग चुनते हैं? 39.9% वोट आया है बीजेपी का, और 39 शायद 5%, 0.4% से शायद सरकार बना रही है। मेरा आंकड़ा थोड़ा बहुत गलत हो सकता है, इतना ही है फिर, लगभग इतना ही है। हाँ, 39.9। ये तो कांग्रेस वाला जीत मान रहे हैं अपनी इस बात में तो। नहीं अब नहीं, अब हरियाणा को छोड़ो आप। लोग कहते हैं कि भाई राहुल गांधी तो वैसे फिर रहे हैं, भाई राहुल गांधी ऐसे बात कर रहे हैं, राहुल गांधी वैसे बात कर रहे हैं।
राहुल गांधी देश का लीडर ऑफ ओपोजिशन है और भारत देश की जो सरकार है वो सिर्फ 40% वोटों की है, और जो 60% वोट है ना अलग अलग पार्टियों का है, जो 60% वोट है, जो सत्तासीन पार्टी उसका 40% वोट है। मतलब कि वो 60% जनता को रिप्रेजेंट कर रहा है वहां पर उस सदन के अंदर। ठीक है, दोनों ने लोगों ने वोट दे, तेरा गांव में ही लगा ले प्रधान जी, 450 वोटां के 5 मेरे गांव में बता दूं मैं 467 वोटों से एक सरपंच बना है। 467 वोटां से वोट है 2200 वोटा गांव इतना वो गांव है 2200 वोटों का। 467 बने 77 वोटों से मेरा गांव का सरपंच बना रहा है कोई आदमी। ठीक है, दूसरा ने 461 मिल रही है, तीसरा ने 325 मिल रही है, उसका अगला ने 220 मिल रही है। ठीक है, तो क्या है जो 461 वाला है जिसने 11 वोटों से जो है रहा है वो भी तो गांव का रिप्रेजेंटेटिव है यार, बराबर है। मैं सारे 5वां भी उतना ही रिप्रेजेंटेटिव है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो बन गया वो तो क्या मैं तो राजा हूं, जो नहीं बने उन्हें सोचना साढ़े ने मेरे को वोट नहीं दी, मैं नहीं इनके साथ लगता। लेकिन जिम्मेदारी क्या बनती है जब आप राजनीति में आते हो? जिम्मेदारी तो ये बनती है कि चुनाव हारो या जीतो आपको लोगों के लिए खड़े रहना पड़ेगा। जिन लोगों ने आपका साथ दिया उनके लिए तो बोलोगे भाई आप। अब जिन मान ले यार तू इलेक्शन हार गया, त्रिया मैं इलेक्शन तूर में इलेक्शन लड़ने लग रहे हैं, तू जीत गया मैं हार गया, मेरे साथी जो थे उनको साथ तो तू कभी आंख नहीं मिला है, और मैं वैसे छोड़ दूंगा कि मैं हार रहा हूं, वो तो मारे गए साथी तुम्हारे गए। सही बात है, उनके लिए बोलो ना भाई। वो तो मैंने अपनी वजह से आपके अगेंस्ट कर दिए और मैं बोलने से मना कर गया कि मैं तो नहीं बोलूंगा इनकी बात, फिर उनकी बोल रहा कौन, वो व्यवहार से क्यों करे भाई। लोकतंत्र कहता है और वो जीतो कोई बात नहीं, पक्ष और विपक्ष एक ही बात होती है, कोई बड़ी बात नहीं होती। जब सदन में आप चले गए तो अपनी आवाज़ उठाओ, और मेरे हिसाब से हरियाणा के अंदर तो ऐसा है कि विपक्ष बहुत मजबूत है, विपक्ष अच्छा अपना मतलब विपक्ष अपने तरीके से मोल्ड कर लेता है सरकार को, ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार बहुत कुछ गलत कर रही है, सबके सामने है। अपने आर्थिक हालात भी ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, अपने जो सामाजिकता भी, मेरा सामाजिकता ना माना भी, भाईचारे का जो प्रदेश गिना जाता है 2014 के बाद भाईचारा का भी मतलब तहस नहस हो गया है भाई। जातिवादी हद तक आ गया कि जांगड़ा जैसे सांसद किसी जाति के बारे में हम मैं जाट हूं भाई, हमारे बारे में कुछ भी गलत सलत कह देते हैं, खड़े होकर उनको आज़ादी दे दी। नहीं, आदत नहीं होती भाई साहब, आज़ादी होती है। उनको आज़ादी दे दी सरकार ने कि भाई आप इस जाति के बारे में जाके कह सकते हो, जाटों के बारे में जांगड़ा जैसे लोग कुछ भी कह देते हैं, चलो कोई बात नहीं। फिर इसी प्रदेश के अंदर गुंडाराज इस हद तक चला गया कि भाई आपके पास अगर 1 लाख रुपया अपना करनाल से लेकर असम तक लेकर आने हैं ना, तो आप घर वालों को 4 बार बताओगे मैं उरा पहुंच लिया, मैं उरा पहुंच लिया। घर वाले भी 4 बार पूछेंगे कि बेटा कहाँ पहुंच लिया, क्योंकि उनको डर है कि कोई ना कोई चाकू छुरी बंदूक वाला आदमी आओगा तेरे मार का, कि 2 लाख रुपये भी नहीं ले जा रहा, छोरा भी जाना रहा। इस बात की टेंशन है। ये माहौल पैदा कर दिया हमने प्रदेश के अंदर। यही वो हरियाणा प्रदेश है जहाँ पे एक्साइज पॉलिसी दुष्यंत का टाइम पे इस हद तक एक्सपेंड हुई। आपने देखा सारे ठेके 5 स्टार बना दिए, और नायब सिंह सैनी के खुद के जिले यमुनानगर के अंदर दारू के ठेके पे भाई साहब बोली लगाने की अनुमति नहीं थी किसी को। और ये बहुत बड़ा अभी की बात है, नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री बने। नायब सिंह सैनी का गृह जिला बनता है यमुनानगर और नारायणगढ़ एरिया, सारा ये एरिया मतलब अगर एक हिसाब से देखें जो जहां का सीएम है तो उसका एक ही जिला, एक ही नहीं देखा जाएगा, उस एरिया को रिप्रेजेंट करता है वो। उस एरिया में मैं लोगों को आज़ादी नहीं थी भाई साहब, आप मतलब दारू के ठेके की बोली लगा दो। उनको आधी बोली पर उठाया है क्योंकि किसी ने बोली नहीं लगाई, और ये कहते हैं क्योंकि डॉक्यूमेंट की लड़ाई है, कोई लोगों ने जी अप्लाई नहीं कराया। लोग अप्लाई कैसे कराएं? अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ अप्लाई करने में, मेरे पास फ़ोन आ जाए किसी का, बाबूजी का, कि भाई साहब या तो ज़िंदगी चूज कर ले या बिजनेस, तो सोचा कुछ नहीं यार 10 रुपये कम में काम चला लेंगे, क्या ना लड़ाई लड़ने की सी गल है। या उड़ना नहीं तो आप करनाल जाके ले लेंगे, करनाल नहीं तो आप जाकर चंडीगढ़ ले लेंगे, चंडीगढ़ नहीं पटियाला ले लेंगे जाकर, जिसमें पीसियाँ तो बिजनेस करनी और भी कर लेगा भाई। वह यहाँ बंदूक की नोक पे बिजनेस क्यों करागा? बंदूक की नोक पे आधे रेटों में मेरे हिसाब से अगर इसका कोई अगर ईमानदारी से अगर इस पर कोई रिसर्च कराए तो मेरे हिसाब से 100 करोड़ का घोटाला निकलेगा। लेकिन इन बातों पर कोई चर्चा करना नहीं चाहता। और क्या पता मेरा वर्ग आदमी ने कर दी कि मेरे वर्ग आदमी ने घेर लेंगे तो कौन था बोलने वाला। ये भी बात है, लेकिन मेरे को कोई डर नहीं है, कोई बात नहीं। मैं तो अपने तो जिंदगी में भाई अपने तो काम ही यही करना है, और अपने काम ही नहीं कुछ पकड़िया है ना। क्या बात है। चलो बड़ा जबरदस्त बोले विक्की भाई। तो थैंक यू भाई। जितनी पकड़ राजनीति की आई थिंक इनकी है, शायद मैं कहता हूँ कि हर किसी की ऐसी पकड़ होनी चाहिए राजनीति के ऊपर। अगर आपको इस
के अंदर आना है तो, और नहीं भी आना तो भी आपको अपने एरिया की राजनीति, अपने देश की राजनीति, प्रदेश की राजनीति के बारे में इतनी जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो बिल्कुल नीचे कमेंट कर सकते हो आप। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। वीडियो को शेयर कर दियो, लाइक कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो। जय हिंद, जय भारत। हमारे लिए कोई सुझाव भी दे दियो भाई, कोई हमारे लिए ऐसा कोई सुझाव हो, कोई मेरे से हाँ कुछ विक्की भाई गलती के हुई बारे हो, में कुछ बात हो तो बेसंग लिख दियो, मेरे कोई लिए दिक्कत भी वाली कुछ बात नहीं। सुझाव लिख देना, मैं जरूर पढ़ूंगा कमेंट। पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट कोई आने दियो, कुछ आने भी कर दियो, दियो भाई, आने दियो कमेंट। बगाड़े गोली ना दियो, लेकिन लेकिन कमेंट ठीक है। कर दियो, मैं पक्का पॉजिटिवली पढ़ूंगा। ओके, ठीक है, धन्यवाद विक्की थैंक यू भाई। थैंक यू।